जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज आप हेडलाइन देख रहे होंगे रेखा गणित। ये रेखा गणित लेवल फर्स्ट की मैथ्स में 4 से 5 सवाल आते हैं इसमें से, और लेवल सेकंड की अगर बात करें जिनके साइंस मैथ सब्जेक्ट है उनके भी 2 से 3 सवाल यहां से निकलकर आते हैं साथियों। और ये सबसे टफ टॉपिक भी माना जाता है मैथ्स के अंदर, उसका अपन पूरा विश्लेषण करेंगे आज। और ये जो टफ टॉपिक है साथियों, उसको इतना सरल बना देंगे कि आप खुद कहोगे कि सर वास्तव में 4 से 5 सवाल आपने इजी एक ही क्लास में करवा दिए साथियों। तो साथियों सबसे पहले मैंने ये टॉपिक लिखे, ये मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको। रेखाएं क्या होती है, कोण, त्रिभुज, त्रिभुज केंद्र वगैरह, सर्वांग समता नियम, समरूपता के नियम, वर्ग, आयत, वृत्त और चतुर्भुज, इनके बारे में मैं आज आपके सामने बात करूंगा साथियों। तो सबसे पहले देखिएगा साथियों रेखाएं। देखिएगा साथियों, अगर मैं बात करूं रेखा खंड होता है, एक तो रेखा खंड होता है, एक रेखा होता है। रेखा खंड क्या रहेगा साथियों, अगर ये बात करें टुकड़ा, एक सीधा सीधा टुकड़ा रहेगा जिसकी लंबाई क्या होगी साथियों, निश्चित रहेगी। जिसकी लंबाई क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। और एक रहेगी आपके पास रेखा खंड की जगह अपन बात करें किरण, किरण रहेगी। जो किरण यहां से लेकर के यहां तक चलती है वो आगे कितनी भी दूर जा सकती है, उसकी लंबाई क्या रहेगी साथियों, अनिश्चित रहती है। लंबाई क्या रहती है, अनिश्चित रहेगी साथियों। इसके अलावा बात करें रेखाखंड हो गया, किरण हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं साथियों, अब आप कहोगे सर आप मैथ्स भी शुरू कर दिया। हाँ, मैथ्स भी शुरू करी है, आपके लिए करना पड़ेगा। और अगर बात करें तो मेरे भाई जो पीछे जो बैकग्राउंड है मैथ्स का ही है साथियों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हो या फिर अगर पुराने वीडियो देखोगे तो मैथ्स की पूरी क्लासें मिल जाएगी साथियों वहां पे। तो साथियों यहां पर अगर बात करें रेखाएं कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी, एक तो प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित, यहां से जा रही है लाइन, अगर वो इसको छेद करते हुए जा रही है, ये रेखा जा रही है, ये जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी, इसको प्रतिच्छेद कर रही है साथियों। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद, यानी काट रही है, छेद कर रही है इस रेखा को, एक रेखा दूसरी रेखा को, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। एक होता है संपाती रेखा, संपाती रेखा। संपाती रेखा साथियों वो होती है अगर ये एक रेखा है इसी के ऊपर वो दूसरी रेखा है, दोनों आपस में कहीं पे भी कुछ भी नहीं इधर उधर हो रही है, पूरे के पूरे बिंदु अगर वो मिल रहे हैं तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है तो उसको कहते हैं संपाती रेखा साथियों। फिर होती है समांतर रेखा, कौन सी रेखा, समांतर रेखा साथियों। समांतर रेखा की रेखा ये है, एक रेखा इसके समांतर, यानी दोनों अगर कहीं पे भी टच नहीं हो रही है तो समान अंतर, देखो नाम में छुपा है समान अंतर, क्या है, समान अंतर। दोनों के अंदर समान अंतर रहेगा, चाहे उनको 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कितनी भी दूर ले जाओ, वो रेखाएं आपस में कभी नहीं काटेगी। संपाती यानी समान पाथ, समान पाथ, पाथ मतलब रास्ता, समान रास्ता होगा। अगर एक सीधी इस रास्ते में जा रही है तो दूसरी उसी के ऊपर उसी रास्ते पे जा रही है, इसलिए उसको कहते हैं संपाती रेखा। प्रतिच्छेदित का मतलब हो गया साथियों वो क्या करेगी, छेद कर देगी, छेद कर देगी, क्या कर देगी, छेद कर देगी। इसके अलावा और साथियों कौन सी है, समांतर लंबवत रेखा है जो 90 डिग्री का बनाती है, त्रिक छेदी हो गया, और संगामी, एक होता है संगामी रेखा है जिनका केंद्र क्या रहेगा, एक जैसे ये केंद्र है, इस केंद्र से ये निकल रही है, इसी से ये निकल रही, इसी से ये निकल रही, इधर से ये, तो इस रेखा को अपन क्या कह देंगे, संगामी रेखा। इनका जो सम यानी गाम जो है, रास्ता है, वो क्या है, एक ही बिंदु से होकर जा रहा है, इसलिए उसको क्या कह दिया साथियों, संगामी रेखा। एक होती है लंबवत, लंबवत रेखा है। लंबवत का मतलब हो गया अगर ये रेखा है और ये रेखा इसके सामने जा रही है तो ये जो 90 डिग्री का कोण बनाती है इसको अपन कहते हैं लंबवत रेखा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से रेखा द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो कौन सी रेखा द्वारा साथियों, लंबवत रेखा द्वारा। संगामी में क्या होगा, एक बिंदु से सभी रेखाएं गुजरती है, इस बिंदु से। समांतर समान अंतर से चलती है। संपाती समपात होगा, रास्ता क्या होगा, एक ही होगा। प्रतिच्छेदित यानी क्या कर देगी साथियों, काट देगी, इसको तिर्यक, तिर्यक रेखा भी कह सकते हैं साथियों। तो ये नॉर्मल सा टॉपिक है रेखा के बारे में साथियों। ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, अपने 18 पेज की है साथियों, और ये खुद के हैंडमेड नोट्स, ये दूसरे नहीं है साथियों, मेहनत करी है इस पे भी। हालांकि मैंने बहुत कम छात्रों को ये नोट्स दिए हैं। अगर आपके है लेवल फर्स्ट और मैथ तो आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए पीडीएफ अपन टेलीग्राम पर डाल देंगे साथियों। जैसे ही क्लास होती है, क्लास आपके अपलोड होने के लगभग 4 से 5 घंटे बाद में टेलीग्राम पर पूरी की पूरी पीडीएफ डाल दी जाएगी साथियों। इसमें ये पूरे टॉपिक रहेंगे साथियों। तो ये 18 पेज की अपने पीडीएफ रहने वाली है। इसके बाद बात करें अपन कोण की, कोण किसे कहते हैं साथियों, कोण के अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार रहेंगे, तो साथियों कोण एक तो भुजाओं के आधार पे, कोण के आधार पे ये पूछा जाता है। कोण, सॉरी कोण के बारे में अगर बात करें साथियों तो ये डॉट जो है, ये डॉट है, कोण है। अगर वर्ग के अंदर की बात करें तो वर्ग के अंदर टोटल कोण कितने डिग्री का होगा साथियों, 360 डिग्री का हो जाएगा। एक होता है न्यून कोण, न्यून मतलब क्या होता है साथियों, कम,
तो 90 डिग्री से कम, 90 से डिग्री से कम अगर कोण है तो उसको कहा जाता है साथियों न्यून कोण। न्यून यानी कम, कम किससे? 90 डिग्री से कम। फिर आता है एक सम कोण। सम कोण का मतलब होता है समान कोण। कौन समान? 90 डिग्री जिसका मान होगा उसको कहेंगे सम कोण। 90 डिग्री जिसका मान होगा उसको कह देंगे अपन सम कोण। फिर आता है एक अधिक कोण। कौन सा आता है साथियों? अधिक कोण। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक अगर कोण है तो उसको कह देंगे अपन अधिक कोण। 90 से कम है तो न्यून यानी कम है, सम यानी समान है किसके? 90 के, अधिक है किससे? 90 डिग्री से। तो ये तीनों के तीनों कोण हो जाएंगे साथियों। इसके अलावा मैं बात करूं सरल कोण। सरल कोण किसे कहते हैं साथियों? सरल, एक सीधी रेखा में जो कोण होगा, ये जो डिग्री होता है कितने डिग्री होता है साथियों? 180 डिग्री। सरल रेखा में बना हुआ कोण कितना होगा? 180 डिग्री का होता है, इसलिए उसको सरल कोण कहा जाता है। 90 से अगर कम है तो उसको न्यून कोण कहते हैं, 90 है तो उसको समकोण कहते हैं, और 90 से ज्यादा है तो उसको अधिक कोण कहते हैं। और 90 से ज्यादा, और यहां ध्यान देना 90 से ज्यादा 180 से कम, लेकिन अगर सीधी रेखा में है तो वो कितने डिग्री हो गया साथियों? आपके 180 डिग्री हो गया। फिर कहते हैं वृहत कोण। वृहत कोण, वृहत कोण किसको कहेंगे? आपके 180 से यानी 181 से लेकर के 360 डिग्री के मध्य का जो कोण होगा उसको अपन क्या कहते हैं? वृहत कोण यानी अधिक कोण भी, वृहत यानी बड़ा कोण। फिर आता है आपके एक पहला कोण न्यून हो गया, समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया, सरल कोण हो गया। उसके बाद में बात करें संपूर्ण। संपूर्ण कोण साथियों, संपूर्ण कोण यानी सब कुछ संपूर्ण आ जाएगा। 360 डिग्री अगर है तो उसको कहते हैं संपूर्ण कोण साथियों। देखो ना साथियों, न्यून यानी 90 से कम, सम यानी 90 के बराबर, अधिक मतलब 90 से ज्यादा, सरल रेखा में बना कोण 180 डिग्री सरल रेखीय कोण। वृहत कोण यानी 270 से नीचे रहेगा, लगभग 270 या रहता है, वो शायद रिज्जु कोण कहलाता है, उसको रिज्जु कोण भी कहते हैं। फिर अगर बात करें साथियों संपूर्ण कोण, रिज्जु कोण इसी को कह देंगे, सरल रेखा को रिज्जु कोण कह देंगे साथियों। रिज्जु कोण भी पूछ सकते हैं आपसे। वृहत कोण, संपूर्ण कोण यानी कि टोटल कितना रहेगा साथियों? 360 डिग्री का रहेगा टोटल कोण। तो ये हो गया अपने पास कोण। इसके अलावा मैं बात करूं साथियों पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक और संपूरक। पूरक और संपूरक कोण। पूरक और संपूरक साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से लेवल फर्स्ट के लिए सवाल बनता ही बनता है। पूरक कोण वह कोण जिसमें दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो जाएगा साथियों? 90 डिग्री होता है। दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तो उसको पूरक कोण कहते हैं। सम यानी समान पूरक, सरल रेखीय पूरक, यानी दो कोण का योग कितना होगा साथियों? दो कोण का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अगर 180 डिग्री हो रहा है तो वो संपूरक है, और अगर वो 90 डिग्री हो रहा है उनका योग तो वो क्या है? पूरक। नाम छोटा है पूरक, तो 90 डिग्री। संपूरक यानी समान, समान क्या? 90 के दो बनेंगे, समान। यानी अब बात करें साथियों, अगर एक कोण 50 डिग्री का है तो मैं 50 में कितने डिग्री और जोड़ूं कि ये 90 हो जाए? तो ये कितने जुड़ेगा साथियों? 40 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे सवाल इस प्रकार से पूछेंगे कि 61 डिग्री 61 का पूरक कोण क्या होगा? तो 61 में कितने में जोड़ू कि वो 90 हो जाए, तो उसको कहेंगे पूरक कोण। फिर बात करें संपूरक कोण, 101 डिग्री का, 101 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? यानी 101 डिग्री में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं साथियों कि वो जुड़ करके 180 हो जाए, तो 79 इसका क्या हो जाएगा? पूरक कोण हो जाएगा साथियों। 150 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? ऐसा क्या जोड़ू कि 180 हो जाए साथियों? तो यहां पर 150 में कितने जोड़ दूंगा मैं? 30 डिग्री। तो इस प्रकार से पूरक और संपूरक मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, यहां से सवाल बनता है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये अपने इंपोर्टेंट रहेगा पूरक और संपूरक। इसके बाद आ जाएगा आसन कोण। आसन कोण, तिर्यक कोण, ये भी रहेंगे साथियों, मोस्ट है सब कुछ। मतलब कहने की अगर बात करें तो साथियों इस रेखा गणित की जो किताब है, जो आपके टॉपिक है, हर एक टॉपिक से सवाल है साथियों, हर एक टॉपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल निकलकर आते हैं साथियों। फिर बात करें रेखिक युग्म हो गया, संपूरक कोण हो गया, आसन कोण। आसन कोण का मतलब होता है साथियों, आसन जो होता है, बैठने की जो जगह है वो एक ही होगी दोनों की। बैठने की जो जगह है, अगर मान के चलो इस प्रकार से अगर कोई कोण है तो ये जो कोण है ये दोनों क्या है साथियों? आसन कोण कहलाएंगे। इनको क्या कह देंगे? एक व दो, क्योंकि एक ही जगह से निकल रहे हैं, एक ही जगह से निकल रहे। आसन जो आसन किसको कहते हैं अपन? बैठने की जगह। ये जो बैठने की जगह है इनकी दोनों की क्या है साथियों? एक ही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आसन कोण कहा जाता है। फिर उसके बाद होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण साथियों। देन देखना इस प्रकार से, ये जो एक और दो इनके क्या रहेंगे साथियों? शीर्ष बराबर रहेंगे। कोण एक बराबर क्या रह जाएगा? दो। कोण एक बराबर दो, इनके क्या रहेंगे साथियों? शीर्ष। शीर्ष का मतलब क्या होता है? मुंह आमने सामने के मुंह क्या रहेंगे? बराबर। अगर ये बराबर है तो मेरा इधर वाला भी क्या रहेगा? बराबर। तो 3 और 4 क्या रहेंगे? बराबर। तो कोण 3 बराबर रहेगा कोण 4,
कोण 1 बराबर रह जाएगा कोण 2। शीर्ष, इनके शीर्ष मिल रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है साथियों, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष के मुख यानी कि सामने की तरफ जो कोण स्थित है। उसके बाद बात करें तिर्यकछेदी द्वारा निर्मित कोण साथियों। अब यहां पर एक सवाल जो यहां से बनेगा साथियों, शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण, इनमें से एक चित्र वगैरह दे देंगे आपको और इसके आधार पर बनाना बताएंगे आपको कि कौन कौन से कोण बराबर होते हैं। तो ये एक चित्र में सब कुछ समझ लेना साथियों। अब मैं बात करूं अंत्यकोण। यहां पे पहले मैं नंबर दे देता हूं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से अगर मैंने नंबर दे दिए इन कोणों के, ये क्या है साथियों, कोण है। ध्यान रखना इसमें से भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, लेवल सेकंड के लिए सवाल मोस्ट है। लेवल सेकंड में पूछा जाता है कि कोण 1 के बराबर कौन है। कोण 1 के बराबर कौन होगा साथियों, कोण 5 होगा। अब पहले बात करें अंत्य कोण। अंत्य यानी अंदर के कोण कौन कौन से, अंत्य कोण कौन कौन से, जो जो अंदर कोण है, जो जो अंदर है साथियों, कौन कौन से अंदर है, 3 4 5 6। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 जो है वो क्या है, अंत्य कोण है। फिर इसी प्रकार से पूछेंगे बाह्य कोण कौन कौन से है साथियों। बाह्य कोण की अगर बात करें तो कोण 1, कोण 2, कोण आपके 7 और कोण 8, ये सब क्या है, बाह्य कोण है। अब साथियों इसके बाद बात करें संगत कोण। संगत कोण कौन से हो जाएंगे, संगत कोण की बात करें साथियों, संगत मतलब एक जैसे दिख रहे हैं आपको। देखो कोण 1 और कोण 5 एक जैसे दिख रहे हैं साथियों। देखो जितने डिग्री ये हो रहा है उतने ही तो डिग्री ये हो रहा है, तो कोण 1 बराबर कोण 5। कोण 2 बराबर क्या कह सकते हैं, कोण 6। कोण 2 बराबर कोण 6। इस प्रकार से जो जो बराबर है उनके बारे में अपन कह सकते हैं 3 7 और 4 8। ये कोण क्या कहलाएंगे साथियों, संगत कोण, यानी एक जैसे संगत, इनकी संगति एक ही है। इनकी संगति का मतलब क्या हो गया, इनका जो मान है वो लगभग क्या है, एक ही है साथियों। इसके पास है एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। एकांतर अंतःकोण का मतलब क्या हो गया साथियों, जो जेड टाइप में बनता है ना इस प्रकार से, ये कोण और ये कोण, तो कौन सा बन रहा है साथियों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो देखो आप, ये वाला जो कोण बन रहा है 4 और 6, 4 और 6 बन रहा है, ये क्या कहलाएगा, एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण। और अगर पूछे एकांतर बाह्य कोण, तो ये जो कोण है साथियों, ये जो एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा आपके, कौन सा हो जाएगा, 1 के साथ में कौन सा होगा, इसके साथ में 7 हो जाएगा, एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर अंतःकोण याद रखना कौन सा हो जाएगा, 4 और 6, और एकांतर बाह्य कोण 1 और 7 साथियों। साथियों इसी एक चित्र से आप कोण के बारे में पूरी डिटेल समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपन त्रिभुजों की साथियों। अगर यहाँ पे मान दे दिए जाए, देखो एक सवाल लेते हैं जिसके अंदर मान दिए हुए रहते हैं आपको कि सर इसमें मान पूरे दिए हुए, अब आपसे पूछेगा कि जो x का मान है वो क्या हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार चित्र बना लेता हूं साथियों पूरा। अब देखो एग्जाम वगैरह में जो बाकी पढ़ा रहे हैं उनके तो क्या स्लाइडें चलती है, अपने साथियों यही चलेगा और इसी में पार लगा देंगे नैया। ये 50 डिग्री है, ये आपके 130 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये x डिग्री है। साथियों आपसे पूछा x का मान कितना होगा, तो साथियों देखो आपसे पूछेगा इस x का मान कितना है। साथियों अपन को क्या करना है, x का मान निकालना है। x का मान कितना हो जाएगा साथियों, अपन ने पता है इस सरल रेखा में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये जो सरल रेखा में बना हुआ कोण है, कौन कौन से, 50 प्लस x प्लस 60, 50 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 60 डिग्री, तीनों मिलकर के कितने हो जाएंगे साथियों, 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जब 50 और 60 मिलकर के कितना होगा साथियों, 110 होगा। तो ये 110 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 110, तो कितना हो गया साथियों, x बराबर 70 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। इसी प्रकार से आपसे सीधी रेखा में बने हुए कोण पूछेगा, चतुर्भुज में बने हुए कोण पूछेगा, मतलब किसी भी डिजाइन में देकर के कोण पूछ सकता है साथियों। बस अपने को एक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, एकांतर कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, सरल रेखा में बने हुए कोण कौन से होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है साथियों। अगर मैं बात करूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा साथियों, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। और चतुर्भुज के चारों कोण, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा साथियों, 360 डिग्री। ये दो चीजें भी याद रखना। अब आपको त्रिभुजों के अंदर इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा साथियों, ये एक 70 डिग्री है,
ये एक 40 डिग्री है, तो आपसे पूछेंगे इसका मान क्या होगा। तो अपन को पता है त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, 70 और 40 110 तो हो चुके हैं, तो 110 को 180 में से घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा साथियों, 70 डिग्री आ जाएगा। चतुर्भुज के भी 4 कोणों में से आपको 3 दिए हुए रहेंगे और एक पूछ सकते हैं साथियों। तो अब बात करें त्रिभुज की साथियों, अपन त्रिभुज किसे कहते हैं। देखो 2 टॉपिक हुए, अभी क्लास हो सकता है 1 घंटे से थोड़ी बाहर चली जाए साथियों, लेकिन इस 1 घंटे से बाहर चली जाएगी, लेकिन आपको याद इस प्रकार से करवाएंगे साथियों कि हर एक टॉपिक आपको याद रहेगा। अगर मैं बात करूं त्रिभुज की, त्रिभुज साथियों 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 3 भुजाओं से, अब ये आपको पता है साथियों 3 भुजाओं से घिरी हुई, अब सबको पता है 3 भुजाओं से घिरी हुई, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा साथियों, 180 डिग्री। कोण कितने होंगे टोटल मिलाकर के, 180 डिग्री होगा। इसके बाद बात करें साथियों भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर कितने कोण होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं। कोण के आधार पर न्यून कोण आपने पढ़ लिया, अधिक कोण आपने पढ़ लिया, और इनके बीच में है समकोण, ये भी आपने पढ़ लिया साथियों, अपन ने कर लिया। भुजाओं के आधार पर समबाहु, समबाहु का मतलब हो गया जिसकी तीनों के तीनों भुजाएं क्या होगी साथियों, बराबर होगी, उसको समबाहु। विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, जिसकी तीनों के तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसको विषम बाहु। लेकिन अगर बात करें समबाहु विषम बाहु के बाद में एक आ जाता है आपके समद्विबाहु, समद्विबाहु, यानी कि 2 भुजाएं क्या रहेगी साथियों, बराबर रहेगी, इसमें 2 भुजाएं आपके क्या रह जाएगी, बराबर, और एक भुजा क्या रहेगी साथियों, अलग। तो भुजाओं के आधार पर 3 त्रिभुज हो गए, कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, 3 त्रिभुज हो गए साथियों। तो ये समबाहु हो गया, तीनों कोण कितने होंगे, 180 के होंगे। समद्विबाहु में क्या होगा, विषमबाहु हो गए, न्यून कोण हो गए आपके, समकोण हो गए और अधिक कोण हो गए। न्यून कोण और समकोण का ध्यान रखना साथियों, जो 2 समबाहु के अंदर तो क्या होगा, तीनों की तीनों भुजाएं क्या रहेगी साथियों, बराबर रहेगी। लेकिन अगर बात करें विषम बाहु के अंदर 2 भुजाएं अलग अलग रहेगी, तीनों भुजाएं अलग अलग, विषम, विषम का मतलब क्या होता है, सब कुछ अलग अलग। अगर मैं बात करूं यहाँ पर समद्विबाहु के अंदर क्या होगा साथियों, समान 2 भुजाएं, सम मतलब समान 2 भुजाएं, उसको अपन क्या कह देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे साथियों। अगला समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है एक, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। साथियों बात करें समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की, इस प्रकार से त्रिभुज रहेगा, समकोण तो रहेगा रहेगा साथ में, ये 90 डिग्री रहेगा, इसके बाद में समान 2 भुजाएं भी रहेगी। समकोण यानी समान 2 भुजाएं, समकोण तो किसको कहते हैं, जिस कोण के साथ में 90 डिग्री का एक कोण बना हो उसको अपन समकोण कहते हैं। और समद्विबाहु का मतलब पता ही चल गया, 2 भुजाएं क्या रहेगी साथियों, बराबर रहेगी, इसको अपन कह देंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। केंद्रक, ध्यान देना, अगर आपको लग रहा है कि सर नोट करने की जरूरत है, नोट मत करो साथियों, आपको पूरी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी, नोट करने की कहीं पे कोई जरूरत नहीं है। अब बात करें केंद्रक, त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्षों से अगर सामने वाली भुजा पे आप लंब डालते हो, जहां तीनों भुजाएं मिलेगी उसी को अपन क्या कह देंगे साथियों, केंद्रक। त्रिभुज की भुजा ए द्वारा, त्रिभुज के कोण ए द्वारा सामने वाली भुजा बीसी पर एक लंब डालते हैं, बी से एसी पर एक लंब डालते हैं, सी से एबी पर एक लंब डालते हैं, और जहां तीनों भुजाएं आपस में मिल जाए उसी को क्या कहते हैं साथियों, केंद्रक कहते हैं। इसी को क्या कह देते हैं अपन, केंद्रक। और केंद्रक हमेशा 2 भागों में तोड़ता है इस भुजा को, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ पे ये जो लाइन में लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट रहेगी। ए एच, यहां पे अगर मैं बात करूं ए एच ओ कर दूं, ओ पी क्यू ये कर दिया मैंने, तो ए एच ए ओ जो भुजा है, ए ओ भुजा को एच क्या करता है, 2 भागों में तोड़ता है साथियों, 2 भागों में। लेकिन अगर मैं बात करूं ए एच और यहां मैं बात करूं ए एच अनुपात ओ एच कि एक तो भुजा ये एक भुजा ये, तो ये ए एच हमेशा 2 गुना होगी और ये 1 गुना होगी। अगर ये टोटल भुजा की अगर बात करूं मैं साथियों, ये कितने करूं, मैं कह दूं कि ये साथियों कितने होगी, 9 होगी, कि टोटल 9 है, तो इसमें ये भुजा 6 सेंटीमीटर होगी और नीचे वाली भुजा क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। एग्जाम में ऐसा सवाल दिया हुआ रहता है कि ये भुजा आपके 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा आपके 10 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा कितनी होगी, तो 10 की आधी हो जाएगी 5। ये अगर कोण से ये 10 है तो ये कितनी हो गई 5, ये कोण से अगर 10 है तो ये कितनी हो गई 5। तो साथियों ध्यान देना, जो कोण से निकलकर केंद्र तक आ रही है वो 2 गुना रहती है केंद्र से लेकर के भुजा के सामने वाले पर डाली गई लंब के बीच में, तो 2:1 में इनका मान होता है साथियों। इसके बाद बात करें अंत केंद्र, अंत केंद्र की बात करूं साथियों, जो केंद्र अंदर की तरफ बनता है उसको अपन क्या कह देते हैं, अंत केंद्र। ये क्या हो जाएगा आपके अंत केंद्र। अब अंत केंद्र का सवाल क्या है साथियों कि अंत केंद्र, परिकेंद्र और अपरिकेंद्र की बात करें, परिकेंद्र कहां बन जाएगा,
परिकेंद्र का मतलब क्या होगा साथियों, बाहर की ओर केंद्रक होगा। परिकेंद्र कहां, परिकेंद्रक ये तो हो गया आपके अंदर की ओर एक वृत्त बना रहे साथियों, वृत्त बना रहे उसके अंदर केंद्रक, और ये एक मैंने क्या बनाया बाहर की ओर, तो इसका केंद्रक ये, यानी त्रिभुज के अंत केंद्र मतलब त्रिभुज के चारों ओर आपने अगर एक वर्त बनाया तो परि हो गया साथियों उसका केंद्रक, और अगर अंदर की ओर एक वर्त बनाया तो वो क्या हो गया, अंत केंद्र हो गया साथियों। अगर मैं बात करूं लंब केंद्र की साथियों, सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब हमेशा क्या होगा, अंदर की ओर, ये साथियों ये जो कोण होगा इसको क्या कह देंगे अपन, लंब केंद्र कह देंगे, ये क्या हो जाएगा, लंब केंद्र साथियों, सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब। इसके बाद बात करें साथियों यहां पर त्रिभुज के जैसे कि कोण घेर का क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है एक सीधा सा, देखना याद रखना, आप आ भी सकता है एग्जाम में इस प्रकार से, x प्लस 15 डिग्री प्लस 6x प्लस 5 प्लस 6 डिग्री प्लस 2x बटा 3 प्लस 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करो। त्रिभुज के तीन कोण आपको दे दिए, x प्लस 15, 6x बटा 5 प्लस 6 डिग्री, 2x बटा 3 प्लस 30 डिग्री साथियों। तो यहां से आपसे पूछा है कि इसका क्या ज्ञात करो साथियों, इसका मान ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है साथियों, 180 होता है। तो मैंने यहां जोड़ के लिख दिया, ये कितना हो गया साथियों, 180 हो गया। अब यहाँ पे कोण कोण जोड़ लो, 15 डिग्री, 15 6 कितना हो गया 21, 21 और 30 कितना हो गया 51 डिग्री, एक तो ये कोण हो गया 51 डिग्री। अब इनको जोड़ो साथियों, x 6x प्लस 5, 6x बटा 2, 2x बटा 3, तो इनको जोड़ा मैंने, x बट्टा 1 कह सकता हूं साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में 6x बटा 5 कह सकता हूं, प्लस में 2x बटा 3 कह सकता हूं साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सब का एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आएगा, अगर एलसीएम लेना नहीं आता आपको तो इन सबको गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 एलसीएम हो गया। एक का भाग 5 में दो, एक का भाग क्या दो 5 में दो, 15 में दो, सॉरी एक का भाग 15 में दिया तो कितना आएगा 15 आएगा। इस 15 को ऊपर वाले x से क्या कर दो गुणा, तो कितना आ गया 15x साथियों, प्लस में 5 का भाग 15 में दिया, कितनी बार जाएगा 3 बार, उस 3 को ऊपर वाले 6x से गुणा करो, कितना आ जाएगा 18x साथियों। 3 का भाग किसमें दो 15 में, तो भाग दिया तो कितना आया 5 आया, इस 5 को ऊपर वाले से कर दो तो 10x हो गया साथियों। अब इसको जोड़ो, 15x और 18x कितने हो गए 33, 33 और 10x कितने हो गए 43x, 43x बटा 15 बराबर कितना है साथियों 180 डिग्री। तो 43x बटा 15 बराबर 180 डिग्री में से ये 51 में इधर ले आता हूं साथियों, ये 51 इधर ले आया तो कितने बचेंगे, तो 43x बटा 15, 180 में से 50 घटाया तो 130, 130 में से एक और घटाया तो 129 साथियों, कितने हो गए 129। अब मैंने 15 को इधर लिख दिया, x का मान चाहिए आपको तो 129 गुणा ये 15 चला गया ऊपर की तरफ और ये 43 आ गया नीचे की तरफ, तो 43 से काटा 3 बार साथियों, तो x बराबर कितना गया 3 इंटू 15 कितना हो गया 45 डिग्री हो गया साथियों। तो x का मान कितना हो गया साथियों 45 डिग्री। इस प्रकार का सवाल आपके पुराने वर्षों के पेपरों में है साथियों, इसलिए मैंने ये आपको बताया है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। उसके आधार पर अपन क्या करते हैं साथियों, ये बात करते हैं। अब मैं बात करूं साथियों यहां पर, अब अंत केंद्र हो गया, परिकेंद्र, लंब केंद्र हो गया, माध्यिका, माध्यिका जो बिल्कुल दो हिस्सों में तोड़ देती है उसको माध्यिका कहते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता देखें साथियों, सर्वांग समता समरूपता का सीधा सा नियम याद रखना। सर्वांग समता किसे कहते हैं त्रिभुजों की, और समरूपता किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करूं सर्वांग समता की। सर्वांग समता किसे कहते हैं, सर्व अंग समान, अगर सर्व अंग समान हो तो उसे सर्वांग समता कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहां पे साथियों ये भुजा 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये कोण 70 डिग्री है, ये कोण 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है। तो अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज 1 जो है वो त्रिभुज 2 का क्या है, सर्वांग सम है साथियों। क्या है, सर्वांग सम है, सभी के सभी अंग क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसका कुछ प्रमुख नियम भी है, देख लो इसके कुछ नियम होते हैं साथियों। भुजा, कोण, भुजा, दो भुजाएं बराबर हो या तो या इनके बीच का कोण बराबर हो तो इसको कहते हैं सर्वांग सम। दो भुजाएं बराबर आ गई और एक कोण बराबर हो साथियों, वो कौन सा कोण, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, तो उसको कहते हैं अपन सर्वांग सम साथियों। फिर आता है कोण, भुजा, कोण, अगर एक कोण साथ में ये भुजा और फिर ये कोण बराबर हो तो उसको कहते हैं सर्वांग सम साथियों। फिर आ जाता है अपने कोण, कोण, भुजा, अगर दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो भी अपन उसको क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं साथियों। फिर आ जाता है तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो, भुजा, भुजा,
भुजा, तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसको अपन कह देते हैं साथियों सर्वांग सम कह देते हैं। एक आता है आपके समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा। अब साथियों हो सकता है आपको थोड़ी सी क्लास बोरियत लगे, लेकिन ये है ही मैथ्स की क्लास साथियों। मैथ्स इसी प्रकार से पढ़ी जाती है। अगर अपन बात करें कि सर डिटेल में पढ़ो, डिटेल में नहीं, अब छोटे छोटे पॉइंट है, उन्हीं पॉइंटों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अपन सर्वांग सम में आगे बस इतने से टॉपिक और बचे साथियों, बस इतने से टॉपिक और बचे, अभी अपनी क्लास खत्म हो जाएगी साथियों। अगर आप देख रहे हो, दोबारा देख रहे हो या फिर बाद में देख रहे हो तो 2 गुना स्पीड में भी देख सकते हो। वैसे मेरी स्पीड की बात करें तो सर कहते हैं कि सर आपकी स्पीड को हम पॉइंट 75 में देखते हैं तब हमें थोड़ा समझ में आता, आप थोड़ा स्पीड से बोलते हो साथियों। तो स्पीड तो साथियों अंतिम समय स्पीड रखनी ही पड़ेगी अपन को। तो ये सर्वांग सम हो गया। अब बात करूं मैं समरूपता की। समरूपता में क्या होता है साथियों, अनुपात बराबर होना चाहिए। एक ऐसा है, एक अगर ऐसा है तो भी चलेगा, लेकिन इसके जो कसौटी के जो नियम है कि तीनों कोण बराबर होंगे, एंगल 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 बराबर हो तो उसको अपन कहते हैं समरूपता। अगर बात करें तीनों के तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसको अपन कहते हैं समरूपता। अगर भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा बराबर हो तो उसको अपन कहते हैं समरूपता। अगर RHS यानी कि समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा अगर बराबर हो तो उसको कहते हैं समरूपता साथियों। यहां से थोड़े सवाल कम बनते हैं साथियों। अब बात करें अपन वर्ग की। साथियों देखना वर्ग आयत और इनके बारे में भी, वर्ग की साथियों, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होगी साथियों, बराबर होती है, चारों भुजाएं। अब देखो चारों भुजाएं बराबर होती है, इसके जो कोण होते हैं विकर्ण ए बी सी और डी, तो ए सी बराबर होगा बी डी के, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। इसी को अपन क्या कहते हैं साथियों, वर्ग कहते हैं। वर्ग के जो विकर्ण है वो भी क्या होंगे, बराबर होते हैं। फिर बात करूं आयत की साथियों, आयत की, आयत के अंदर क्या होता है, सिर्फ आमने सामने की बराबर होगी भुजाएं ए बी सी और डी। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो विकर्ण जो होते हैं ए सी और बी डी, ए सी बराबर क्या होगा बी डी होगा, और सभी के सभी कोण भी क्या होंगे साथियों, बराबर होंगे। तब आप कहोगे सर इसमें बराबर है तो फिर क्या वर्ग को आयत कह सकते हैं या आयत को वर्ग कह सकते हैं। सोचो एक बार, देखो आयत है, आयत का नियम है कि आमने सामने की बराबर होती है, वर्ग का नियम है सभी बराबर होती है। तो क्या सभी बराबर है तो आमने सामने की बराबर है, और साथियों चारों दीवारें बराबर है तो आमने सामने की तो बराबर है ही है। तो इसका मतलब है वर्ग को आप आयत कह सकते हो, लेकिन आयत को कभी वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि आयत में तो आमने सामने की बराबर होती है, चारों तो है नहीं। जबकि यहां अगर चारों बराबर है तो आमने सामने भी तो बराबर है, तो वर्ग को आप आयत कह सकते हो साथियों। वर्ग को क्या कह सकते हो, आयत कह सकते हो, वर्ग को आयत कह सकते हो, आयत को वर्ग कभी नहीं कह सकते साथियों। ये था अपना आयत और वर्ग की बात करें। इसके अलावा देख लेते हैं एक बार और कौन कौन से इसमें है साथियों। कई बार क्या होता है कि भूल जाते हैं ना थोड़ा कि कुछ और भी है कि अंदरूनी चीज, जैसे देखेंगे याद आ जाएगा कि हाँ ये इसमें अंदरूनी चीजें हैं। चतुर्भुज आ गया, चतुर्भुज, चतुर्भुज भी आ गया फटाफट। फिर बात करें अपन, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज वर्ग हो गया, वर्ग की इतना सही है, विकर्णों के मध्य कोण 90 डिग्री होते हैं। और समलंब चतुर्भुज हो गया, आयत आयत के बीच में जो लंब होंगे वो क्या होंगे, बराबर नहीं है, यहाँ 90 डिग्री बनता है। के बाद में समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या होगा, सबके सब समचतुर्भुज भी देख लो एक बार। अब आयत के इसके कोण की बात करिए, 90 डिग्री बनता है साथियों। जबकि यहां देखो, यहाँ पे जो कोण है ये अधिक बनेगा, ये छोटा बनेगा, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होंगे साथियों। क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज की बात करूं साथियों, तो लगभग लगभग नियम आपके वर्ग वाले लग जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नियम का जो कमी है वो कौन सा लगेगा साथियों, इसके विकर्ण बराबर। देखो ये विकर्ण है एक तो, और एक ये विकर्ण है। ये विकर्ण क्या रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा इसके बजाय, इसलिए जो एसी बराबर जो बीडी अपन लिख रहे हैं वो नहीं लिखा जाता। बाकी पूरे के पूरे नियम क्या रहते हैं, वर्ग वाले ही रहते हैं साथियों। समलंब चतुर्भुज, सामने वाली भुजा से जो लंब डाला जाता है उसको क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं साथियों। पतंग वाला अपने काम का नहीं है। वर्ग आयत हो गया, व्रत, व्रत देखो साथियों, व्रत में से भी सवाल पूछे जाते हैं।
अब साथियों अगर देखो मैंने कहा है पीडीएफ वगैरह, अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हो तो मैंने आपको बताया 21-21 रुपए में मैंने नोट्स दिए, दबा के दिए हैं, और हर छात्र का एक पॉजिटिव कमेंट भी आया है अपने पास में। तो साथियों अगर आपको भी चाहिए तो अभी भी समय है। अब 21 रुपए में तो अब क्या करोगे साथियों, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, बस एक मैसेज कर देना है। मैसेज कौन से नंबर पे करोगे साथियों, 8890620764 इन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, और मैसेज करके आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे साथियों। अब जिन्होंने 21 रुपए वाले लिए उनको तो फायदा इसलिए हुआ ना क्योंकि उनको बहुत पहले दे दिया, 1 महीने पहले। मैंने 26 जनवरी से क्लासेस शुरू करी है, 26 जनवरी से आज हुई है साथियों 22 तारीख। अभी जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 तारीख है, आपके सामने जरूर 23 तारीख को आएगी। तो साथियों 1 महीना नहीं हुआ अभी अपन का, और 1 महीने के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली है चैनल की, वो साथियों आपकी वजह से, आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद साथियों। अब बात करें अपन व्रत की। साथियों व्रत की अगर मैं बात करूं तो व्रत का जो कोण होगा वो टोटल कितना होता है साथियों, 360 डिग्री होगा। व्रत के केंद्र से लेकर के यहां वाली भुजा के बीच की अपन त्रिज्या कहते हैं, और ये जो पूरी भुजा है ए और बी ओ, तो ए ओ तो क्या कहलाएगी साथियों, त्रिज्या आर कहलाएगी, और ए बी क्या कहलाएगा साथियों, व्यास कहलाएगा। व्यास को अपन डी कह सकते हैं साथियों, क्या कह सकते हैं, डी कह सकते हैं। अर्थात 2 आर अगर बराबर होते हैं तो वो डी के बराबर होंगे साथियों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वर्त के बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी साथियों, ए बी और सी। ये ए बी और सी, एक अगर और लिया तो परी में होती है कि वर्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक बाह्य बिंदु से एक ही खींचोगे। अब इससे अगर मैं खींचना चाहूं तो ये तो साथियों छेदक रेखा हो जाएगी, तो स्पर्श रेखा जो स्पर्श कर रही है तो एक बिंदु से एक ही खींची जाएगी। लेकिन अगर बात करें कि वर्त के बाह्य बिंदु, कोई बिंदु नहीं है, तो आप स्पर्श रेखा इधर भी खींच ली, इधर भी खींच ली, इधर भी खींच ली, इधर भी खींच ली। तो अगर बिंदु नहीं दे रखा तो आप कितनी भी अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर बिंदु दे दिया तो आप सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं साथियों। और ये स्पर्श रेखा पर बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये लंबवत होता है। जब ये 2 90 है, आपसे ये वाला कोण भी दे देंगे साथियों, आपको सिर्फ इतना सा दिया रहेगा, ये 90 नहीं देंगे, आपको ये दे दिया 110 डिग्री। फिर ये कहेंगे कि ये कोण ज्ञात करो। अब आप कहोगे सर इसमें तो एक ही कोण दिया, हम कैसे ज्ञात करें। साथियों ये 90-90 होते हैं, तो इनको 90-90 लिखेंगे। जब 3 कोण आपको पता चल गए तो एक आराम से निकाल सकते हो साथियों। इसके बाद बात करें जीवा व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया, अपने एक ही में हो गया सब कुछ। सेकेंडरी व्रत, सेकेंडरी व्रत क्या होता है साथियों, अगर जिनके केंद्र व्रत एक ही हो, इसी एक ही, ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, तीनों की आपके केंद्र अगर एक ही है तो उसको सेकेंडरी व्रत कहा जाता है साथियों। दीर्घ व्रतखंड, ये त्रिज्य खंड के, ये क्या कहलाता है, व्रत खंड कहलाता है साथियों। इसको क्या कहते हैं, व्रत का खंड, व्रत के टुकड़े कर दिए। अब ये छोटा है तो लघु व्रतखंड कहलाता है, और बड़ा है तो दीर्घ व्रतखंड कहलाता है साथियों। और क्षेत्रफल जब अपन पढ़ते हैं, क्षेत्रफल ये तो सिर्फ और सिर्फ ज्यामिति है। जब क्षेत्रफल पढ़ते हैं तो व्रतखंड और दीर्घ खंड के सूत्र होते हैं साथियों। और एक होता है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड होता है इस प्रकार से, 2 त्रिज्याओं का खंड होता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो जाएगा साथियों। फिर उसके बाद बात करें साथियों, बिंदु व्रत हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, रेखा तथा व्रत हो गया, स्पर्श रेखा वगैरह होगी, व्रत व रेखा हो गया अपना चक्रीय चतुर्भुज। इसके बाद में बात करें साथियों, एक उत्तल और अवतल चतुर्भुज और था अपने। उत्तल जिसका अपन 180 डिग्री होता है, उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 से कम होगा, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है साथियों, उसको कहते हैं उत्तल चतुर्भुज। और अगर एक कोण वृत्त होगा, एक कोण क्या हो, उसको कहते हैं अवतल। अवतल देखो नाम बड़ा है तो बड़ा वाला चतुर्भुज, और नाम छोटा है तो छोटा वाला चतुर्भुज। इसको क्या कहते हैं, प्रत्येक कोण की जगह क्या होगा, एक कोण क्या हो जाएगा साथियों, व्रत। व्रत मतलब 180 डिग्री से लेकर के 360 के बीच में एक कोण होगा ही होगा, बाकी कोण छोटे छोटे हो सकते हैं। लेकिन अवतल नाम बड़ा है तो 180 से बड़ा एक कोण होगा, और नाम छोटा है उत्तल तो 180 से एक कम क्या होगा, प्रत्येक कोण कम होगा साथियों। तो साथियों यहाँ पे चतुर्भुज अपन ने देखा, व्रत देखा, आयत, इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं और छोटी छोटी लाइनें साथियों याद रखनी है। और ये 18 पेज की पीडीएफ अगर आपको भी चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना, आपको भेज दी जाएगी साथियों। तो साथियों ये मैथ्स की क्लास थी। मैथ्स की क्लास वैसे मैंने यहाँ पर रीट के लिए नहीं ली है साथियों, लेकिन अगर डिटेल में अपने पास टाइम होता है तो अपन शॉर्टकट, अभी तो देखे साथियों टाइम कम है तो शॉर्टकट क्लासेस ली है, लेकिन अगर डिटेल में पढ़ना हो तो रेखा
गणित का ये जो टॉपिक है ज्यामिति, तो साथियों ये ज्यामिति वाला टॉपिक कम से कम 3 से 4 घंटे में पूरा होता है। मैंने कोशिश करी है, आपको अब समय तो नहीं पता कि कितना हुआ है, क्या हुआ, कितने टाइम की रिकॉर्ड हुई है, तो कैमरे के पीछे जाने पे देखना पड़ेगा साथियों। लगभग आधे घंटे से ज्यादा की रिकॉर्ड आराम से हुई है साथियों। तो साथियों ये क्लास थी अपनी आज की। अगर क्लास पसंद आई है साथियों तो बेझिझक इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।